विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, कोरोना संकट के इस दौर में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों, प्रवासी मजदूरों, वनवासियों और ग्रामीणों सहित समाज के सभी वर्गों के हित में अनेक कदम उठा रही है। इन सभी कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी ने बात की राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से। तो आइए सुनते हैं यह विशेष भेंटवार्ता। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। आकाशवाणी के इस विशेष भेंटवार्ता कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। जी नमस्कार, जय जोहार। मुख्यमंत्री जी, अभी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए और किसानों की मदद के लिए आपने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी सिद्ध होगी और खासकर जो भी कोरोना संकट का ये जो दौर चल रहा है, इसमें हमारे किसान भाइयों के लिए योजना कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, पिछले साल हम लोगों ने किसानों की ऋण माफी किया था और उसके साथ साथ 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदी किया था। लेकिन भारत सरकार के एक आदेश से कि जो राज्य किसानों को बोनस देगी उस राज्य से हम अनाज नहीं खरीदेंगे। हमें बाध्य होकर भारत सरकार को लिखित में देना पड़ा कि हम बोनस नहीं देंगे और 1815 रुपया जो समर्थन मूल्य है उसमें धान खरीदी किए। लेकिन किसानों की जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और ऐसी स्थिति में ये उनका हक है कि उनको वो राशि दें। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की और इस योजना के तहत जो धान उत्पादक किसान हैं और उसके साथ साथ मक्का उत्पादक किसान, उनके 10,000 रुपये प्रति एकड़ और साथ ही गन्ना उत्पादक किसान है उसको 13,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। और आने वाले वर्ष में हम दलहन तिलहन को भी खरीफ की फसल में इसको शामिल करेंगे ताकि किसान चाहे कोई भी फसल लगाए उसको वो लाभ मिलना चाहिए। तो ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, किसानों के साथ न्याय हो, इसलिए इस योजना को लागू किया। इसमें आपने पहले ही दिन जो है वो करीब 1500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में हस्तांतरित भी किए हैं। जी हाँ, ये टोटल जो योजना है वो 5,750 करोड़ का है और जिसमें 21 मई को हम लोगों ने किसानों के खाते में प्रथम किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपया डाल दिया है। मुख्यमंत्री जी, हम ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में जो हमारे प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, क्या उनको भी इस न्याय योजना में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है? राजीव जी के शहादत दिवस के दिन ये भी मैंने घोषणा की, जो भूमिहीन जो श्रमिक हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए और उसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो विभागीय जो सचिव हैं उनकी एक कमेटी बना दी है और 2 महीने के भीतर में अध्ययन करके वो कैबिनेट के सामने वो प्रस्तुत करेंगे तो जो भूमिहीन कृषक है उसको भी इस योजना का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री जी, इस समय सभी लोग जानते हैं कि जो कोरोना संकट का जो दौर चल रहा है, इस समय उद्योग धंधे जो हैं वो लगभग ठप हैं, जो छोटे हों या बड़े उद्योग हों वो, और लोगों के रोजगार पर इससे बहुत प्रभाव पड़ा है। और ये तभी हो सकता है जब बाजार में अब दोबारा से मांग हो, तभी उन उद्योग धंधों को फायदा मिल सकता है। बाजार में मांग तभी हो सकती है जब लोगों की जेब में पैसा हो। तो लोगों की जेब में, खास तौर से जब मैं लोग कहता हूं तो हमारे जो ग्रामीण भाई हैं, ग्रामीण इलाके के भाई बहन हैं, उनकी जेब में पैसा पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है? मनरेगा के तहत बहुत सारे काम आपने शुरू करवाए हैं, लाखों लोगों को उसमें मिल रहा है। इसके अलावा और क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, लॉकडाउन होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में मनरेगा काम हमने बंद नहीं किया और अभी लगभग 25 लाख मजदूर मनरेगा में काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हमने राशि किसानों को दी है। उसके अतिरिक्त हमारे छत्तीसगढ़ में 43-44% जो भूभाग है वो जंगलों से आच्छादित है और यहाँ आदिवासियों के साथ परंपरागत निवासी वहाँ निवास करते हैं और जो लघु वनोपज पे उनका अर्थव्यवस्था आधारित है। ऐसे में इस परिस्थिति में भी जब सारी दुकानें बंद थी, जो लोग लघु वनोपज खरीदते थे वो काम बंद पड़ा था, ऐसे समय में जो ग्रामीण जो स्व सहायता समूह हैं उसके माध्यम से महुआ के इमली की खरीदी हमने शुरुआत की, क्योंकि महुआ, इमली और उसके बाद तेंदुपत्ता का सीजन है। इस काम को भी हमने रोका नहीं, बल्कि कैसे उसके क्रय करना है उसकी व्यवस्था हमने की। और इसके कारण से हुआ ये कि जो
भारत सरकार ने समर्थन मूल्य महुआ का तय किया था 17 रुपया। जब डिमांड बढ़ी तो छत्तीसगढ़ सरकार ने उसे 17 रुपये बढ़ा के 30 रुपये किया। बाद में भारत सरकार ने भी 29 रुपये कर दिया। तो इस प्रकार से जो पिछले वर्षों में जितनी आमदनी लोगों को होती थी उससे बढ़ के आमदनी हुई। और इस साल जो हमारे जो जंगल में रहने वाले भाई हैं उनके जेब में 2500 करोड़ रुपया जाएगा। तो एक तरफ किसान, दूसरी तरफ मजदूर और तीसरी तरफ हमारे आदिवासी वनांचल में रहने वाले लोग, इन सबके जेब में पैसा होगा। जब इनके जेब में पैसा होगा, इनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो चाहे ग्रामीण व्यवसाय हो चाहे वो शहर के हों, वो बढ़ेगा ही। और इसका हमने अनुभव पिछले साल कर लिया है। जब ऋण माफी की और 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया तो देश में मंदी का दौर था, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस वर्ष भी नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूं। मुख्यमंत्री जी, हाल ही में एक और आपने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जंगल में अब ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जिससे हमारे जो आदिवासी जो बंधु हैं उनकी आजीविका में वो सहायक साबित हों, और साथ ही जो स्व सहायता समूह है, चाहे वो बस्तर के इलाके हों या जो हमारे आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहां स्व सहायता समूहों को आप लघु वनोपज के वैल्यू एडिशन से भी जोड़ रहे हैं, जैसे बांस के वो ट्री गार्ड बना रहे हैं। इसके बारे में बताइए, क्योंकि एक बड़ा अच्छी ये पहल है जिससे हमारे जंगलों का भी सदुपयोग होगा, उनकी आजीविका भी मिलेगी, और स्व सहायता समूह जो है जिसमें खासतौर से महिलाएं जुड़ी रहती हैं उनको भी एक आमदनी का अतिरिक्त जरिया मिलेगा। देखिए, आदिवासी कभी पलायन नहीं करते थे और जंगल में ही उसकी सारी आवश्यकता पूरा कर देती थी। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि जंगल से आंवला कटने लगा, चिरंजी कटने लगे, आम के पेड़ कटने लगे, तो धीरे धीरे सारे पेड़ जो फलदार थे वो कटने लगे और जो आय के स्रोत है वो घटने लगे। शासन ने भी इस दौर में ऐसे पेड़ लगाए जो सीधा आदिवासियों को लाभ नहीं पहुंचाता, जिसमें इमारती लकड़ी, सागौन लगाना, नीलगिरी लगाना और ऐसे पेड़ बहुत सारे लगे जो सीधा उनको लाभ नहीं देता। अभी हमने ये किया है कि जितने भी अब जो वृक्षारोपण होगा, और इस साल हमने टारगेट किया है 70,85,000 फलदार वृक्ष लगाएंगे, जिसमें हर्रा है, बहेरा है, चिरंजीव है, आंवला है, इमली है, आम है, जो आदिवासियों के आय के स्रोत बने। और साथ ही साथ हम कोशिश ये है, मैंने निर्देश दिया है, जो अभी वनाधिकार हमने पट्टा दिया है तो वहां इन पेड़ों को लगाएं, और जब इस पेड़ के बीच में हम जिमीकंद है और तिखुर है, हल्दी है, जो पेड़ के छाया में भी इसका उत्पादन हो सकता है। एक किस्म से नगद फसल जैसा होगा। नगद फसल, क्योंकि पेड़ तो बढ़ने में 3 साल से 5 साल, आजकल अर्ली वैरायटी भी आम आ गए हैं तो 3 साल लगता ही है, बांस भी लगाए तो 3 साल लगता ही है। लेकिन इस दौरान, और दूसरे इमली वगैरह तो 20-20 साल लगते हैं, तो इतने दिन तक क्या करेंगे? तो इसलिए इन पेड़ों के नीचे में हम यदि जिमीकंद है, तिखुर है, हल्दी है, ऐसे जो नगद फसल लगा दें तो उन आदिवासियों के या वनों में रहने वाले जो परंपरागत निवासी हैं उनके आय के स्रोत बराबर बने रहें, तो जंगल कटेगा भी नहीं, जंगल बढ़ेगा और जंगल से आय के माध्यम भी बनेंगे। तो ये हमारी एक कोशिश, नए ढंग से शुरुआत इस साल हम करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, हमने बात की किसानों की, हमने बात की हमारे ग्रामीण भाई बहनों की, हमने बात की अभी आदिवासियों की। बहुत अच्छे आप योजनाएं बना रहे हैं, कार्य योजनाएं बना रहे हैं ताकि उनकी आमदनी के स्रोत बढ़ें। लेकिन अभी हमने हाल ही में आकाशवाणी में कार्यक्रम हमारा चल रहा है कोरोना से जंग जनता के संग, जिसमें हमने सभी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के मजदूर भाइयों से बात की थी। तो जो शहरी जो हमारे श्रमिक वर्ग है उनकी चिंता है कि मनरेगा के तहत गांव में तो काम खोले जा रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, लेकिन जो शहरी श्रमिक भाई हैं उनको अभी उतने रोजगार के अवसर पैदा उनके लिए अभी फिलहाल नहीं हो पाए हैं, तो वो थोड़े से चिंतित हैं। तो उनकी चिंता दूर करने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी 90% जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं वो प्रारंभ हो चुके हैं। ये बात सही है कि पूरी क्षमता के साथ वो काम शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन अब समय धीरे धीरे बीतते जा रहा है, वैसे वैसे क्षमता उनकी बढ़ती जा रही है। अब वहां उनको रोजगार मिलेगा। बहुत सारे जो हमारे प्रतिष्ठान हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, अब वो धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। अब तो जहां ज्वेलरी शॉप है, टेक्सटाइल के जो शॉप हैं वो भी खुल गए हैं,
तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं वो भी खुल गए हैं। अब धीरे धीरे तो सैलून वगैरह भी खुलते जा रहा है। तो हमको कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी और यही संस्थानें हैं जो शहरी मजदूरों को रोजगार देती है। तो हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वो खुले, लेकिन कोरोना के बचाव के साथ हम करें। तो ये रोजगार देने वाले जितने भी हमारे चाहे व्यवसाय हो चाहे उद्योग हो, दोनों को हम लोग संचालित करना चाहें ताकि शहरी क्षेत्र के भी जो मजदूर हैं उनको बराबर काम मिले। मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकार ने एक और बहुत अच्छी पहल की है कि जो हमारे मजदूर भाई बहन दूसरे राज्यों में काम करने के लिए गए हुए थे और लॉकडाउन की वजह से वहां फंस गए थे, उन हमारे प्रवासी श्रमिक भाइयों को वापस लेने के लिए आपने काफी सारी जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है उनको चलाने के लिए आपने अनुमति प्रदान की और काफी मजदूर बड़ी संख्या में वापस भी आ गए हैं। लगातार उनके वापस लौटने का सिलसिला भी जारी है। जो भी मजदूर आते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के ही हैं वो, तो उनके लिए जगह जगह भोजन की, नाश्ते की और यहाँ तक कि चरण पादुका तक की आपने व्यवस्था की है। इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, 43 स्पेशल ट्रेन की हमने सहमति दी है जो विभिन्न प्रदेशों से आएंगे और उन सब मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच भी कराई हमने और क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था भी की और वो विभिन्न ग्रामों में है। 16,499 हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है और जिसमें ये लोग रह रहे हैं और उसकी देखभाल हो रही है। दूसरा, ऐसे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है, जिसमें उड़ीसा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों से घिरा हुआ है हमारा प्रदेश। और जो मजदूर हैं वो गुजरात के भी मजदूर छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग तो सीमावर्ती यहाँ से बड़े संख्या में आ रहे हैं और ये लोग अपने राज्यों में जा रहे हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के हो जा रहे हैं। ये लोग बड़ी संख्या में पैदल चल के आ रहे हैं। 10 से 15 हजार लोग रोज आते थे। चूंकि कोई पैदल से चल के आ रहे हैं या कोई गाड़ी में आ रहे हैं तो सीमा में छोड़ दे रहे हैं, बाघ नदी की सीमा में छोड़ रहे हैं या दूसरे और सीमाओं में छोड़ रहे हैं दूसरे जिला के। तो हमने ये किया कि उनको अपने राज्य की सीमा तक के छोड़ने की व्यवस्था की। दूसरा, उसके भोजन की व्यवस्था की, उसके स्वास्थ्य की जांच भी कराई। और बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिसके चप्पल टूट गए हैं, जूते टूट गए हैं और इस तपती दोपहरी में सड़कों पे चल रहे हैं, फफोले पड़ गए हैं। तो फिर शासन के अपील से बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन ने हमने चप्पल और जूते मुहैया कराए। 4 साल के बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों के भी जूते चप्पल रखे गए और मैं समझता हूँ देश में ये पहली घटना है कि जिसके लोगों की इस प्रकार की सुविधा भोजन के साथ साथ चाहे नाश्ते से लेकर इलाज और चप्पल जूते तक की व्यवस्था कर रही है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जो भी श्रमिक हैं चाहे वो किसी भी प्रदेश के हैं, हमारे मेहमान हमारे प्रदेश से गुजर रहे हैं, तो उनकी बराबर देखभाल हम करें, उनकी सेवा शुश्रूषा कर सकें, ये हमारी कोशिश है। मुख्यमंत्री जी, अभी आपने बताया कि पूरे प्रदेश भर में इन प्रवासी श्रमिकों को रुकवाने के लिए उनके वापस लौटने के बाद 16,000 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। ये क्वारंटाइन सेंटर में जो 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि है उसमें हमारे मजदूर भाइयों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए क्या आपने दिशा निर्देश दिए हैं? पहली बात। और दूसरी बात कि अभी हमने देखने में आया है कि प्रवासी मजदूरों के लौटने के बाद अचानक कोरोना संक्रमित जो मरीजों की संख्या में भी एक उछाल आया है। तो ये जो मजदूर भाई बहन आ रहे हैं वो क्वारंटाइन नियमों का पालन करें, इसके लिए भी क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मैं सभी भाई बहनों से अपील करना चाहता हूँ कि एक संकट की घड़ी है और जो लोग आ रहे हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई बंद हैं, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे शहर के लोग हैं। ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है उसकी देखभाल करें, उनके साथ ऐसा कोई व्यवहार न करें जो उसके दिल को ठेस पहुंचे, क्योंकि बहुत दूर से वो चल के आए हैं और अपने ही गांव में रह रहे हैं, तो उनके साथ सद्व्यवहार हो, लेकिन जो हमारी जो गाइडलाइन है उसके कड़ाई से पालन भी हो, उनकी देखरेख भी करें और नियमों का कड़ाई से पालन भी करें ताकि ये कोरोना संक्रमित न हो। और जो प्रवासी हमारे जो मजदूर भाई बहन दूसरे प्रदेश से आए हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहूंगा कि ये संकट के समय में थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें। आप अपने गांव पहुंच गए, हजारों किलोमीटर से चल के आए हैं, अब थोड़े दिनों की बात है जब
महीनों आपने संकट झेला है, तो गांव भी हैं, गांव के लोग मिल भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, और थोड़े दिन ये तकलीफ और उठा लें, फिर तो आप अपने घर में रहेंगे। लेकिन अभी जिस प्रकार से दूसरे प्रदेश से हमारे श्रमिक भाई आए हैं, तो ये कोरोना के जो पॉजिटिव केस है उसके संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो हमको जांच भी कराना है और उसकी देखभाल भी करना है। अभी तक के छत्तीसगढ़ में कोरोना को हम लोग समेट कर रखे हैं, उसे ज्यादा बढ़ने नहीं दिए हैं, लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव लेके आए हैं उनके साथ भी हम लोग को अच्छा व्यवहार करना चाहिए और साथ ही उनके इलाज की व्यवस्था भी हमको करनी है। तो हम सबका दायित्व है। मैं समझता हूं कि पहले प्रथम चरण में हम लोगों पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों ने, चाहे हमारे अधिकारी हों, कर्मचारी हों, किसी विभाग के हों, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, सब लोगों ने, शहर के लोग हों चाहे गांव के लोगों ने, तो और बहुत अच्छा किया। सब लोगों ने मिलकर किया है। तो द्वितीय चरण में जो संकट आया है, अचानक जो मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब हम प्रथम चरण में भी बहुत अच्छा काम करके दिखाए हैं, तो द्वितीय चरण में भी अच्छा काम करेंगे। और 15 महीने दिन की बात है, इसको यदि हम ठीक ढंग से निभा ले गए तो मैं समझता हूं कोरोना को हम लोग परास्त कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है मुख्यमंत्री जी। ये जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, इनके हित में एक निर्णय राज्य सरकार ने काफी अच्छा लिया है, क्योंकि ये आ रहे हैं, अभी कोई रोजगार नहीं है, चलता हुआ रोजगार अपना वो छोड़ कर आ रहे हैं, 2 महीने से उनके पास कोई काम भी नहीं था। तो प्रवासी श्रमिकों को प्रति सदस्य 2 महीने तक 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराने का भी आपने निर्णय लिया है, इसके बारे में भी बताइएगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो लघु या सीमांत कृषक हैं, उनको तो इसका लाभ मिलेगा जो धान बेच के गए हैं। और दूसरा, ऐसे भी हैं जिसके पास राशन कार्ड है, तो उनको तो 35 किलो के हिसाब से प्रति माह उस पूरे परिवार को चावल मिलेगा, और ये जून महीने में भी मिलेगा मुफ्त में। तीसरा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, उसको भी प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो हम चावल देंगे। तीसरा ये है, जिसके पास जॉब कार्ड नहीं मनरेगा का, उसको भी तत्काल हम बनाएंगे ताकि उसको भी मनरेगा में काम मिल सके। बिल्कुल, आपने ठीक बात की। मेरा भी यही मन में अभी जिज्ञासा उठ रही थी, क्योंकि लगभग 2 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों का हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो छत्तीसगढ़ वापस लौटेंगे। काफी कुछ 50,000 से अधिक तो आ चुके हैं और लगातार आने का ये सिलसिला जारी है। तो क्योंकि अभी वो इतना तकलीफ झेलकर वापस आए हैं, एक दौर उन्होंने देखा है 1.5-2 महीने का, तो शायद हो सकता बहुत जल्दी वापस वो फिर से वहां पर ना जाएं, तो उनको रोजगार उपलब्ध हो, यहां पर उनके कौशल को देखते हुए क्या ऐसी कोई कार्य योजना भी बनाई जा रही है? देखिए, यदि बहुत सारे श्रमिक यहां से गए हैं स्किल्ड लेबर, और बहुत सारे स्किल्ड लेबर अभी आए हैं, यदि इस प्रकार के डिमांड यदि उद्योगों में मिलते हैं, तो निश्चित रूप से इनको एडजस्ट करना चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में लगातार हम लोग निर्माण कार्य भी शुरू कर रहे हैं। मनरेगा काम तो चलेंगे, निर्माण कार्य भी शुरू करेंगे। तो ऐसे जो भवन निर्माण के क्षेत्र में जो लगे हुए मजदूर हैं, उनको भी काम मिल सकेगा। हमारी कोशिश है कि सबको हम रोजगार दे सकें। मुख्यमंत्री जी, जब भी कोई संकट का दौर होता है, तो एक ये मानवीय स्वभाव है, जो अच्छे लोग हैं उनकी बहुत अच्छाइयां सामने आती हैं। जैसा भी आपने बताया कि स्वयंसेवी संगठन सामने आए, उन्होंने प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराया, कई लोगों ने मुफ्त में मास्क दिए हैं, चप्पलें दी हैं। वहीं पे ये भी देखने आता है कि कई लोग ऐसे संकट का फायदा भी उठाने में लगते हैं, एक गलत फायदा भी। हाल ही में पिछले हफ्ते ही ये देखा गया कि प्रदेश में अचानक एक पूरा अफवाह का दौर चला कि नमक की कमी हो रही है। लोग दुकानों में, गांव में, शहरों में नमक खरीदने के लिए टूट गए, कई जगह अधिक दाम पर भी उसको बेचा गया। तो जो कालाबाजारी हैं, वो भी ऐसे संकट का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, साथ ही किसी भी वस्तु की, चाहे वो नमक हो या कोई भी और जो जरूरी वस्तु है, उसकी कालाबाजारी ना हो सके, इसके लिए आपने कलेक्टरों को, जिला प्रशासन को क्या दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, आपको याद होगा 24 तारीख को लॉकडाउन भारत सरकार ने किया, हम तो उसको पहले कर देते। लेकिन आपको याद होगा 24-25 तारीख के आसपास सब्जियों के दाम में अचानक उछाल आ गया था। जी बिल्कुल। और राशन के, दाल के और आटे के दामों में उछाल आ गया था। हमने तत्काल व्यवस्था की कि सब्जी बाड़ी से मार्केट तक के आए, और मार्केट
का हमने विकेंद्रीकरण किया ताकि लोगों को सब्जी सही दाम पे मिल सके और वो व्यवस्था हमारा कारगर साबित हुआ, किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। उसी प्रकार के दाल मिल जो बंद हो गए थे तत्काल हमने शुरू कराया और जिन जिन जिलों में कमी थी सब जगह पहुंचाया। आटे की भी कमी हो गई थी तो फ्लोर मिल को भी हमने शुरू कराया और आटे की भी कमी को पूर्ति कराया। अभी बीच में अचानक नमक की बात आई और नमक की कोई कमी नहीं थी, सभी जगह नमक 56 लाख परिवार को तो वैसी अमृत नमक है मुफ्त में दिया जाता है, 2 किलो दिया जाता है, तो उनके वहां कोई संकट नहीं थी। लेकिन इस प्रकार के अफवाह फैला के लोगों ने लाभ उठाने की कोशिश की तो हम लोगों ने तुरंत उसके बाद ये कहा कि 10 रुपये किलो में जो एपीएल परिवार है उसको भी नमक देंगे और नमक के कोई कमी नहीं है, बराबर रेट आ रहे हैं और सभी जगह सभी जिलों में इसको वितरण किया जा रहा है। तो इस प्रकार के अफवाहों को ध्यान भी नहीं देना चाहिए और जो लोग इस प्रकार से अफवाह फैला के भया दोहन करना चाहते हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी, ये देखने में आया है कि जहां पे कोरोना संकट के जो विभिन्न आयाम हैं उससे निपटने के लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो प्रभावित लोग हैं उनको भी आप मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी हम देखते हैं, समाचारों में पढ़ते हैं कि जो शासन के जो दूसरे काम है वो भी निरंतर जारी हैं, जैसे नियमों को सरल बनाने का, दूसरा जो चीजें हैं लोगों के उपयोग की उनको आसान बनाने का। 22 मई को आपने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, एक सीजी आवास करके, जो भी आवासीय कॉलोनी है उनको अब स्वीकृति मिलने में आसानी हो, इसके लिए भी आपने एक निर्णय लिया है। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। बहुत सारे नियमों में हम लोग सरलीकरण किए हैं ताकि उपभोक्ता को किसी प्रकार के कोई संकट ना हो। चाहे बहुत सारी चीजें उन्होंने सिंगल विंडो का निर्णय लिया है और सभी विभागों कहा कि लोक सेवा गारंटी में सबको डाला जाए ताकि लोगों को उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो इस प्रकार के सरलीकरण करने की दिशा में हर विभाग में हमने समीक्षा की है और लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी, एक चीज और पढ़ने में आई है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जो प्रदेश के ग्रामीण इलाके हैं उनमें हर घर तक अगले 3 सालों में यानी 2024 तक पाइपलाइन के जरिए पानी की आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। ये भी एक बड़ी अच्छी पहल है और लोग बड़े उत्साहित हैं इसको। देखिए, छत्तीसगढ़ में पानी की कमी तो है ही नहीं, बारिश भी खूब होती है और हमारे पास नाले और नदी की कोई कमी नहीं है। एक तरफ हम नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो योजना उसके माध्यम से सतही जल है और भूमिगत जल है उसको ज्यादा संग्रहित कर रहे हैं, तो ये जल की उपलब्धता भी होगी और उसको घर में पहुंचाने की जो योजना है उसको भी हमको क्रियान्वित करना है ताकि हर घर में नल लग सके और घर में ज्यादा से ज्यादा पानी प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी मिल सके, ये हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं और ये 2024 तक करेंगे। मुख्यमंत्री जी, अभी आपने बात की नरवा गुरवा बाड़ी योजना की, तो हमने ये देखने में आया है कि जो गौठान है उनका भी बड़ा अच्छा सदुपयोग हो रहा है लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। खासतौर जो महिलाएं हैं वो वहां पर अब सब्जी उगा रही हैं और भी तरह के उसमें वहां पर ऐसे स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, इसके बारे में बताइएगा। कुल मिला के छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की जो हमने नारा दिया है उसके पीछे नाला के बारे में मैंने पहले बताया। जो गौठान है उसके बारे में ये है कि ये हमारा एक केंद्र बने जिसमें केवल मवेशियों की सुरक्षा न हो बल्कि हमारे गांव के एक केंद्र बने जिसके माध्यम से हम वहाँ सब्जी का उत्पादन करें, वहाँ हम वर्मी खाद बनाएं, कंपोस्ट खाद बनाएं और हमारे जो व्यावसायिक गतिविधि भी वहाँ संचालित हो, चाहे गमला बनाने की बात हो, चाहे दिया बनाने की बात है। यदि बस्तर में है तो आपके पास बांस है तो बांस से आप जितने प्रकार की चीज बनती है उसको बनाएं। तिखुर आप उत्पादन करते हैं नगरी और कोंडा गांव में तो वो यूनिट उस गांव में लगे, दोना पत्तल का यूनिट लगे। तो इस प्रकार से एक ऐसा केंद्र बने जिससे लोगों को रोजगार मिले और साथ ही साथ जब वहां आप रहेंगे तो अपने मवेशी की देखभाल तो अपने आप ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम के अंत में हम चाहते हैं कि इस समय पूरी प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, तो हम चाहते हैं कि एक संदेश आप दें, क्योंकि जैसा अभी हमने देखा, आपने भी बताया हमें कि जो कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या में एकदम से एक इजाफा शुरू हो, कहीं ना कहीं लोगों में एक दहशत भी घर कर रही है। तो ये पैनिक ना हो, दहशत ना हो। साथ ही ये भी देखने में आया कि जब लॉकडाउन में थोड़ी सी शिथिलता दी गई,
कुछ नियमों में छूट दी गई तो अचानक बाजार में और सब जगह लोग जो है उमड़ भी रहे हैं, भीड़ एकदम से बढ़ रही है, तो लोग सावधानी भी बरतें। तो हम चाहते हैं कि इस प्रदेश के मुखिया के नाते आप लोगों को सावधानी के बारे में बताएं और ये भी समझाएं कि ये दहशत पैदा होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। कोरोना का कोई इलाज अभी तक के नहीं मिला है, उसका वैक्सीन नहीं बन पाया है, ये टेबलेट नहीं बन पाया है, इसके कारण से थोड़ा सा भय है। इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिसका सामना हम लोग ना कर सकें, इसलिए इसे भयभीत होने का आवश्यकता नहीं है, केवल बचाव करने का आवश्यकता है। आप मास्क पहने, आपके नाक में मुंह में ये वायरस न जा सके, हाथ किसी से न मिलाएं, हाथ बराबर धोते रहें। जब घर आते हैं तो आप चप्पल जूता बाहर ही रखें और पैर धो के ही घर के अंदर प्रवेश करें, ताकि आपके जूते चप्पल के साथ भी ना घर में प्रवेश करें। तो केवल बचाव हमको करना है और इस काम को हम लोग तो छत्तीसगढ़ में करते ही रहे हैं, तो इसको हमको अपने जीवन में ही अनिवार्य अंग बना लेना है। जब बाजार जाएं तो जहां भीड़ है वहां न जाएं, यदि उस दुकान से कोई सामान लेना है तो जब भीड़ छटने का थोड़ा सा इंतजार कर लें। तो ये बचाव में ही हमारी सुरक्षा है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अभी तक के छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, आप सबके सहयोग से ही हम रोकने में सफल हुए हैं। आगे भी आपके सहयोग की आवश्यकता है। डरने या घबराने जैसे कोई बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जिससे हम लोग डरें, लेकिन बचाव बहुत जरूरी है जब तक कि वैक्सीन और इलाज इसका टेबलेट न मिल जाए। मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी और साथ ही एक बहुत ही उपयोगी और सार्थक और महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है। आकाशवाणी समाचार से ये विशेष बातचीत के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, जय जोहार, नमस्कार। 26 states, 1200 plus reports.